अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। अगर इसको देखें तो ये 4 टाइप में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन को। पहला है फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया, दूसरा है टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है लाइगेंड बाइंडिंग और चौथा है ट्रांसडक्शन पाथवे। अगर इसको हम देखें तो पहला है जो फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, कोई जो रिसेप्टर है उसकी क्या फार्माकोलॉजी है, वो अपना कैसे एक्शन शो कर रहा है, उसकी एक्टिविटी कैसी है। मींस कोई ड्रग है जिसकी हाई एफिनिटी है, वो अगर एगोनिस्ट हुआ तो वो कैसे एक्ट करेगा, कोई अगर एंटागोनिस्ट है तो वो कैसे एक्ट करेगा, इसका क्या क्या पाथवे होगा जिससे वो अपना फार्माकोलॉजी एक्शन शो करेगा। ये सारी चीजें फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया में आती है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कोई रिसेप्टर की क्या फार्माकोलॉजी है, क्या उसका एक्शन है, क्या पाथवे है, ये सारी चीजें हम फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया में डालेंगे। इसके बाद आता है टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अगर टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मींस अगर कोई रिसेप्टर है वो अलग अलग टिश्यू में किस नाम से जाना जाएगा, उसका क्या क्या एक्शन है। एक ही रिसेप्टर अलग अलग टिश्यू पे भी हो सकता है, तो जो रिसेप्टर डिफरेंट टिश्यू पे होगा उसका कुछ अलग नेम भी होगा और उसका अलग अलग फंक्शन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके बारे में देखें तो एक रिसेप्टर है बीटा रिसेप्टर, ठीक। ये बीटा एक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है। ये अगर इसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बीटा 1 और बीटा 2। बीटा 1 जो होता है ये हमारे हार्ट पे होता है और ये हमारे लंग्स पे होता है। तो जो बीटा रिसेप्टर है इसका 2 डिफरेंट टिश्यू पे, एक हार्ट के टिश्यू पे, लंग्स के टिश्यू पे। तो हार्ट के टिश्यू पे इसको बीटा 1 कहा गया है और लंग्स पे इसको बीटा 2 कहा गया है। तो डिफरेंट टिश्यू पे इसका नाम भी अलग है, इसका एक्टिविटी भी अलग है। फिर आता है लाइगेंड बाइंडिंग। लाइगेंड बाइंडिंग जनरली ये उस तीसरा आता है लाइगेंड बाइंडिंग। लाइगेंड बाइंडिंग जनरली हम इन विट्रो टेस्ट में देखते हैं। मींस ऐसे टेस्ट जो बॉडी के बाहर होता है, इसको रेडियो लेबलिंग करके देखा जाता है। हाई एफिनिटी लाइगेंड जो रेडियो लेबलिंग किया गया है। मींस हमने कोई सिस्टम लिया, मान लेते ये कोई टिश्यू है, ठीक है, ये कोई टिश्यू है जिसमें मल्टीपल सेल्स है। हमने इसको इन विट्रो टेस्ट करने के लिए, हमें पता है यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर होंगे, हर सेल पे अपना रिसेप्टर होगा। तो इस केस में क्या होता है, कोई लाइगेंड है जिसको हमने रेडियो लेबलिंग किया है। रेडियो लेबलिंग मींस रेडियो एक्टिविटी उसको देखने के लिए, या उसमें कोई ऐसे केमिकल्स दिए गए हैं, ठीक है, जिससे हम उसको देख सके। इसमें प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक लाइट है कोई ऐसी कंडीशन में जब हम उसको देख सके। मान लेते हैं ऐसे कोई कलर दिया गया है, ऐसा कुछ दिया जो यूवी में चमकता हो, ठीक है, तो इस ऐसी कंडीशन को रेडियो लेबलिंग कहते हैं। तो अगर कोई हाई एफिनिटी लाइगेंड आ रहा है, वो क्या करेगा, इसकी एफिनिटी ज्यादा है तो ये मोस्टली सभी से बाइंड करेगा, ठीक है। अगर कोई 2 ड्रग भी हुआ, एक ड्रग ए है, दूसरा ये हाई एफिनिटी लाइगेंड है, तो इस केस में क्या होगा, ये लाइगेंड आके इस यहाँ पे बाइंड करेगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि कोई लाइगेंड की क्या एफिनिटी है। तो ये सब चेक करने के लिए हम लाइगेंड बाइंडिंग देखते हैं। ये जनरली इन विट्रो टेस्टिंग में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसड्यूसर पाथवे। ट्रांसड्यूसर पाथवे का मतलब होता है, अगर ये रिसेप्टर है कोई, ये सेल है, इस पे एक रिसेप्टर है, तो यहाँ पे आके कोई ड्रग ने बाइंड किया, ठीक है, यहाँ पे आके ड्रग ने बाइंड किया। अब इस रिसेप्टर में कोई ना कोई एक्टिविटी शो हुई होगी, तो उसके बाद इस रिसेप्टर ने कौन कौन से केमिकल मीडिएटर भेजे, कौन कौन सी एक्टिविटी की, जिसकी वजह से अपना एक्शन यहाँ पे शो हुआ, ठीक है। कोई ना कोई एक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा। जब ये ड्रग यहाँ पे आके बाइंड हुआ, तो कोई ना कोई सिग्नल प्रोड्यूस हुआ होगा, उस सिग्नल की वजह से कोई ना कोई एक्टिविटी हुई होगी। तो ये सारी चीजें हम जब कोई ड्रग आके बाइंड किया तो यहाँ पे कोई ना कोई सिग्नल प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से एक्शन हुआ, ठीक है।
तो इस केस में क्या होगा कि कोई ना कोई केमिकल मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर्स होंगे जो अपना एक्शन शो करेंगे। तो इसी पाथवे को हम ट्रांसडक्शन पाथवे कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मेजरली 4 क्लासिफिकेशन जहां पे हम रिसेप्टर को क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला है फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया, जहां पे हम देख रहे हैं कि कोई ड्रग उसकी क्या एफिनिटी है, जैसे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, और उसका मोड ऑफ एक्शन वगैरह, ये सारी चीजें, वेरियस फैक्टर्स हम चेक करते हैं फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया। इसके नाम से ही पता चल रहा है। सेम टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन मींस डिफरेंट टिश्यू पे सेम रिसेप्टर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। थर्ड है लाइगेंड बाइंडिंग। लाइगेंड बाइंडिंग में हम देख रहे हैं इन विट्रो में हाई एफिनिटी में कोई लाइगेंड रेडियो एक्टिविटी में कैसे बाइंड हुआ है। फोर्थ है ट्रांसड्यूसर पाथवे, मींस वो अपना कैसे एक्शन शो कर रहा है, कौन कौन से मैसेंजर पाथवे हुआ, कौन कौन सा एक्शन है जिसकी वजह से एक रिसेप्टर अपना एक्शन शो करता है। तो ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, कितने टाइप के रिसेप्टर है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, हमारी बॉडी में कितने टाइप के रिसेप्टर है। मेजरली हमारे बॉडी में 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। ये कौन कौन से रिसेप्टर है? सबसे पहला है आयन चैनल रिसेप्टर, दूसरा है हमारा जीपीसीआर, तीसरा है हमारा काइनेज रिसेप्टर, और फोर्थ है हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर को इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये सेल के अंदर होते हैं और ये सारे ड्रग्स न्यूक्लियस पे जाके बाइंड करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे रिसेप्टर के बारे में, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये कैसे अपना एक्शन शो करता है। जब कोई लाइगेंड आके इस पे बाइंड करता है तो क्या एक्टिविटी होती है इनकी, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा आयन चैनल। अब हम देखेंगे आयन चैनल के बारे में। अगर ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये 5 प्रोटीनियस स्ट्रक्चर का बना हुआ ये आयन चैनल है। यहाँ ये 1 2 3 4 5 ये 5 प्रोटीन स्ट्रक्चर का बना हुआ है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। जो 5 प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, ये अगर हम देखें तो अगर हम अपनी उंगलियों को बंद करें, पांचों को एक साथ ले आए, तो ये जैसे 5 स्ट्रक्चर हो रहे हैं, तो इसी टाइप का सेम इसका टॉप व्यू भी कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर इसके हम टॉप से देखें तो 1 2 3 4 5, तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है ऊपर से। इसके स्ट्रक्चर के नेम है अल्फा, गामा, अल्फा, डेल्टा और बीटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बार अल्फा है, तो ये जो अल्फा होता है ये ही इसका बाइंडिंग साइट होता है। ये अल्फा क्या होता है, इसके बाइंडिंग साइट। मींस कोई जब लाइगेंड आएगा वो इसी अल्फा पे ही बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये 5 सब यूनिट का बना हुआ है, 5 प्रोटीन सब यूनिट का बना हुआ है ये आयन चैनल। जब कोई लाइगेंड, मान लेते हैं ये कोई लाइगेंड है, ये आके जब इस पे बाइंड करेगा तो ये पोर ओपन हो जाएगा। जैसे अभी ये क्लोज्ड है, हम देख सकते हैं ये अगर 5 फिंगर अभी क्लोज्ड है, अगर कोई आके इसके अल्फा पे बाइंड करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये जब ओपन हो जाएगा तो अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज हो चुका है पूरा। जब ये ओपन होगा तो क्या होगा, इसके बीच में गैप हो जाएगा, यहां से फिर डिफरेंट आयंस पास कर सकते हैं, इसीलिए इसको आयन चैनल कहते हैं क्योंकि यहां से आयन पास होते हैं। सिंस यहाँ पे एक लाइगेंड आके बाइंड हुआ है, यहाँ पे एक लाइगेंड आके बाइंड हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे भी एक लाइगेंड आके बाइंड हुआ है, इसीलिए इसको लाइगेंड गेटेड आयन चैनल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लाइगेंड आया है, लाइगेंड की वजह से इसका गेट ओपन हो गया, तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। ठीक है, तो ये हमारा आयन चैनल का सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक, ये 5 प्रोटीन से बना हुआ है, यहाँ पे अल्फा, गामा, अल्फा, डेल्टा और बीटा। ठीक, जब बाइंडिंग साइट कौन कौन सा है इसका, ये 2 बाइंडिंग साइट है जो है अल्फा। जब भी कोई लाइगेंड आके इस पे बाइंड करेगा तो ये यहां से क्लोज्ड है, फिर ये ओपन हो जाएगा और यहां से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन वगैरह जो भी हमारे आयंस है वो इससे इजीली
क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आयन चैनल। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे जीपीसीआर। अब सेकंड है हमारे जीपीसीआर या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये जीपीसीआर का स्ट्रक्चर है, ये रेड जो है ये जीपीसीआर का स्ट्रक्चर है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हुआ, ओके। ये हमारा ईसीएफ या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये हमारा आईसीएफ या इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, तो अब अगर हम जीपीसीआर को देखें तो इस रिसेप्टर को देख के क्या लगता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको 7 टाइम्स क्रॉस कर रहा है। कितने टाइम्स क्रॉस कर रहा है? 7 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ये जीपीसीआर 7 बार इसको क्रॉस करता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसने इसको 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। सेकंड, ये हेलिकल स्ट्रक्चर में, देखिए ये राउंड राउंड हो रहा है ना हेलिकल स्ट्रक्चर में, तो इसको हेलिकल, ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ? हेलिकल। इसे हेप्टा हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हेप्टा हेलिकल मींस 7 टाइम्स हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये इस टाइप से क्रॉस हो रहा है, ये कोई सांप की तरह लग रहा है। अगर कोई सांप हुआ तो वो ऐसे ऐसे क्रॉस करके चल रहा है। ठीक है, सांप की तरह दिखता है, इसलिए कहीं कहीं पे इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। ठीक, इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। और ये 7 बार क्रॉस हो रहा है तो इसको हम 7 पास रिसेप्टर भी कहते हैं। 7 पास रिसेप्टर, ये एक नाम हो गया, ये एक नाम हो गया। तो इन तीन, कभी कभी एग्जाम में इनमें से कोई सा भी नाम से पूछ सकते हैं कि हमें सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताओ या 7 पास रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के बारे में बताओ। जीपीसीआर का जहां पे ये NH3 पॉजिटिव पार्ट हुआ, यहाँ पे CO नेगेटिव पार्ट हुआ, ये 7 टाइम्स क्रॉस कर रहा है। ठीक है, जी प्रोटीन इसलिए कहते हैं, जो स्ट्रक्चर है इसके यहाँ पे 3 प्रोटीन मॉलिक्यूल बाउंड रहते हैं। 3 प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पे बाउंड रहते हैं, इसके साथ बंधे रहते हैं। इन मॉलिक्यूल का नाम होता है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, ये अल्फा बीटा गामा हो गए। इसी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को जी प्रोटीन कहते हैं। इसको जी प्रोटीन कह रहे हैं इसलिए जी प्रोटीन के साथ जो कपल बना के बैठा है, तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जीपीसीआर। अब हम देखेंगे ये जो अल्फा सब यूनिट है जी प्रोटीन का, इसको थोड़ा चेंज करें, इसको अगर थोड़ा डिस्टिंग्विश करें तो हमें क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ये जो जी अल्फा है इसको हम अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जी आई, जी एस, जी क्यू और जी जीरो में, जो है जी आई, जी एस, जी क्यू, जी जीरो। मीन्स ये इनहिबिटरी हुआ, आई से इनहिबिटरी हुआ, एस से स्टिमुलेटरी हुआ। ठीक है, तो इनका क्या फंक्शन है जी आई, जी एस, जी क्यू का, ठीक है, वो देखेंगे। सबसे पहला है, अगर हम देखें तो जो जीआई सब यूनिट है वो क्या करेगा, एडिनाइलिल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा और पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा। मींस एसी हुआ हमारा जो एसी होगा वो एडिनाइलिल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा, और इसका जो दूसरे सब यूनिट होंगे बीटा और अल्फा, ये जाके लाइगेंड गेटेड आयन चैनल को एक्टिवेट करके पोटेशियम चैनल को ओपन कर देंगे। सिमिलरली जीएस क्या करेगा, ये एसी को एक्टिवेट करेगा और ये बाकी सब यूनिट जाके कैल्शियम को ओपन कर देंगे। जो जी क्यू होता है ये पीएलसी एक्टिवेटेड होता है। पीएलसी मींस फॉस्फोलाइपेज सी।
फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा और G0 क्या करता है, ये कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करता है। तो हम आगे जब देखेंगे वीडियो के एंड में कि क्या मैकेनिज्म है जिससे ये जी अल्फा, जी बीटा, जी गामा किस टाइप से एक्ट करता है, क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं जिसके हेल्प से ये एक्शन अपना प्रोड्यूस करता है। इसी मैकेनिज्म को हम ट्रांसडक्शन पाथवे के थ्रू समझते हैं। हमने ऑलरेडी देखा था जहां पे हमने रिसेप्टर को क्लासिफाई किया था, वहां पे हमने देखा था कि ट्रांसडक्शन पाथवे होता है जिसके हेल्प से कोई रिसेप्टर अपना एक्शन शो करता है। तो ये रिसेप्टर पे जब कोई लाइगेंड, यहाँ पे लाइगेंड आके बाइंड करेगा, ये इसका लाइगेंड बाइंडिंग साइट हुआ, यहाँ पे कहीं पे भी लाइगेंड आके जब बाइंड करेगा तो ये मान लेते हैं यहाँ पे आके कोई लाइगेंड बाइंड कर रहा है, ठीक है, ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन कहेंगे इसको, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन कहेंगे। जब यहाँ पे लाइगेंड आके बाइंड करेगा तो यहाँ ये एक्टिवेट होगा। यहाँ से क्या होता है, अल्फा बीटा गामा के साथ एक जीडीपी, यहाँ पे जीडीपी भी बाउंड रहता है, जीडीपी, ठीक है। जब ये कोई रिसेप्टर पे कोई ड्रग आता है तो ये जीडीपी के जगह ये हट जाता है और यहाँ पे जीटीपी आके बाइंड हो जाता है। ये जीडीपी यहाँ से हटके जीटीपी बाइंड हो जाता है। ये जो अल्फा सब यूनिट है, ये अल्फा सब यूनिट या तो जीआई भी हो सकता है, जीएस भी हो सकता है, जीक्यू भी हो सकता है, जो भी एज पर द रिक्वायरमेंट है रिसेप्टर का, वो क्या होगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, वो जाके अपना काम शो करेगा। तो ये हम बाद में देखेंगे ट्रांसडक्शन पाथवे में ऑफ जीपीसीआर। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं जो काइनेज रिसेप्टर है, उसके बारे में देखते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर जो है काइनेज रिसेप्टर। इसको फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर और दूसरा है जैक-स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर। तो ये आपके दो सब क्लासिफिकेशन है जो है ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर और ट्रांसमेम्ब्रेन जैक-स्टैट काइनेज रिसेप्टर। कभी कभी आपको सिंगल भी पूछा जा सकता है, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जिसे टेरोसिन काइनेज रिसेप्टर भी कहते हैं, और ये हो गया आपका जैक-स्टैट रिसेप्टर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे ये एक्ट करता है। अब हम देखते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के बारे में या ये ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में। जो ये रिसेप्टर है ये पहले स्टार्टिंग में मोनोमेरिक फॉर्म में रहते हैं। मींस मोनोमेरिक फॉर्म का मतलब हुआ, ये देखिए यहाँ पे सेपरेट है, इसके बीच में एक गैप है, फिर ये अलग से सेपरेट है, ये सिंगल फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप टायरोसिन देख सकते हैं, यहाँ पे टी का रेसिड्यू है, टी मतलब टायरोसिन, ठीक। ये हमारा टी क्या है, टायरोसिन हुआ यहाँ पे, और ये टायरोसिन काइनेज, इसलिए इसको आर टी के कहा गया है एंड को। क्या होता है जब ये कोई लाइगेंड आके इस पे बाइंड कर रहा है, यहाँ पे देखिए जब लाइगेंड आके बाइंड किया तो ये एक्टिवेट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब लाइगेंड आके बाइंड हुआ, ये जो मोनोमेरिक था पहले एक यहाँ पे एक यहाँ पे था, ये दोनों पास में आके डायमेरिक हो गए, मीन्स ये दोनों बन के दो हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, ये आके लाइगेंड बाइंड हुआ, ये आपस में दोनों एक साथ आ गए, ठीक है, डायमेरिक हो गए। और यहाँ पे क्या होता है, जो टायरोसिन होता है ये इसको फॉस्फोराइलेट करता है और ये वाला इसको करता है, मींस ये खुद को नहीं करता, ये आपस में एक्सचेंज कर लेता है, एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट कर लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टायरोसिन रेसिड्यू है ये फॉस्फोराइलेट हो चुके हैं, यहाँ पे पी है, ये फॉस्फोराइलेट हो चुका है, यहाँ पे फॉस्फोरस आ चुका है। तो जो भी कोई डोमेन होगा, प्रोटीन होगा, मान लेते हैं यहाँ पे SH2, ये प्रोटीन डोमेन हुआ, कोई प्रोटीन हुआ, ठीक। जब इसके पास से गुजरेगा ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को ये फॉस्फोराइलेट कर देगा, तो ये PR, ये जो प्रोटीन है ये फॉस्फोराइलेट हो गया। फिर ये आगे फर्दर जाके अपना कोई एक्टिविटी होगा वो एक्शन शो करेगा, ठीक। ये हमारा सिंपल है बहुत ही ज्यादा, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इसमें क्या होता है, जो ये रिसेप्टर है ये मोनोमेरिक रहते हैं, जब कोई लाइगेंड आके बाइंड करता है वो डाइमेराइज हो जाता है और एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करता है।
फिर ये जो फॉस्फोराइलेट होता है, ये कोई प्रोटीन डोमेन जैसे SS2 प्रोटीन डोमेन को क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा और वो प्रोटीन जाके फर्दर अपना काम शो करेगा। तो ये हो गया हमारा एंजाइम लिंक रिसेप्टर। अब देखेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर, ये भी लगभग सिमिलर ही है इसकी तरह, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर। यहाँ पे जैक होता है, ये जो जैक है इसका मतलब है जेनस काइनेज, और स्टैट का मतलब होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो जैक और स्टैट है, ये क्या करते हैं, ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये एंजाइम लिंक रिसेप्टर की तरह ही है, दोनों काइनेज रिसेप्टर है। तो जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं, ये आपस में आ गए, क्लोज आने के बाद क्या होता है, ये जो जैक है, ये जैक जाके इसके एंड पे बाइंड कर जाएगा, मींस ये जैक यहां से उठ के यहां पे बाइंड कर जाएगा। ठीक, यहाँ पे जैक आके बाइंड कर गया। यहाँ पे जो टायरोसिन थे, यहाँ पे ये फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे, मींस यहाँ पे ये पी फॉस्फोराइलेट हो गए, और ये जो जैक है इसके साथ जाके ये स्टैट बाइंड करेगा, मींस ये यहाँ पे चले जाएगा, इसके साथ बाइंड करेगा। जो ये सिंगल स्टैट था, ये वहां पे जाके बाइंड करने लगेगा। ये स्टैट यहाँ पे आके बाइंड किया, दोनों जैक के साथ दो स्टैट कहीं से आके बाइंड कर गए जो सेल के अंदर थे। और क्या होगा, ये जैक इस स्टैट को भी फॉस्फोराइलेट कर देगा और ये डाइमराइज होके यहां से बाहर आ जाएगा। अब देख सकते हैं पहले जो स्टैट सिंगल फॉर्म में था, ये आपस में आके यहाँ पे जैक के साथ बाइंड हुए और डाइमराइज हो गए, मींस पहले सिंगल थे अब दो के यूनिट में बंध गए। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों फॉस्फोराइलेट होके ये स्टैट एक साथ अपने काम करने चले गए। ये ट्रांसक्रिप्शन पे हेल्प करते हैं, मींस ये दोनों जाके न्यूक्लियस पे बाइंड करेंगे और अपना एक्शन शो करेंगे। तो ये हो गया हमारा एंजाइम लिंक रिसेप्टर और जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर, जो कि आ रहा है हमारे काइनेज रिसेप्टर के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारा रहता है लास्ट रिसेप्टर जो है न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो अब देखते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे हमारे लास्ट रिसेप्टर न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में। इसको हम इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर भी कहते हैं। तो इस टाइप के रिसेप्टर में क्या होता है, ये अगर हमारा डीएनए है तो, और ये अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन, तो कोई भी ड्रग जो लिपोफिलिक है, ये क्या करेगा, इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। कोई भी ड्रग को जो न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए लिपोफिलिक होना चाहिए, जिससे वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। तो क्या होता है, मोस्टली जो स्टेरॉइड ड्रग होते हैं वो लिपोफिलिक होते हैं और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये जो हमारा रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर है, यहाँ पे आके बाइंड करेगा, मींस यहाँ पे आके ये ड्रग बाइंड करेगा। इस साइड को ड्रग बाइंडिंग डोमेन भी कहते हैं, और ये वाला पोर्शन जो होता है ये हमारे डीएनए से बाइंड करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे डीएनए से बाइंड करता है, इसीलिए इसे डीएनए बाइंडिंग डोमेन भी कहते हैं। तो जो ये ड्रग बाइंडिंग डोमेन है, यहाँ पे HSP90 अटैच्ड रहता है। ये HSP90 क्या है, हीट शॉक प्रोटीन। HSP मींस हीट शॉक प्रोटीन। जब भी कोई ड्रग आके इस रिसेप्टर पे बाइंड करता है, ये HSP इससे सेपरेट हो जाता है। ये इसका कंफर्मेटरी चेंज हुआ। जब भी कोई ड्रग आके इस पे बाइंड करेगा, क्या होगा, HSP सेपरेट हो जाएगा। इससे एक कंफर्मेशन आ रहा है कि हाँ, एक प्रॉपर ड्रग आके इसके रिसेप्टर पे बाइंड हुआ है। जैसे ही एक ड्रग आके इस पे बाइंड करेगा, ये रिसेप्टर उठ के ये न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएगा, मींस ये रिसेप्टर इसके अंदर पहुंच जाएगा। ऐसे और भी एक रिसेप्टर होगा, ये दो रिसेप्टर आके न्यूक्लियस के अंदर पहुंच गए और डाइमराइज हो गए, मींस दो, एक यहां से एक यहां से आके दो एक साथ आके डाइमराइज हो गए। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे ये ड्रग है, यहाँ पे ये ड्रग है, ये HSP सेपरेट हो गया एज अ कंफर्मेटरी चेंज। ठीक, और ये आके डीएनए से बाइंड कर गया। ये जो जिंक फिंगर है वो डीएनए पे आके बैठ जाता है। जिंक फिंगर क्या करता है, डीएनए से बाइंड कर जाता है। अब जैसे ही डीएनए से बाइंड करेगा, ये अपनी एक्टिविटी शो करेगा और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। ये मैसेंजर आरएनए बना। मैसेंजर आरएनए फर्दर क्या करेगा,
राइबोसोम में जाएगा और राइबोसोम से अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, इसीलिए इस टाइप के रिसेप्टर का एक्शन शो होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अगर हम इसको रिवाइज करें तो देख सकते हैं कोई ड्रग है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ये लिपोफिलिक है और साइज में स्मॉल है। ठीक, ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। जैसे रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो ये HSP या हीट शॉक प्रोटीन HSP 90 से सेपरेट हो जाएगा, मींस ये इससे अलग हो जाएगा और ये जो रिसेप्टर है ये न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएगा। ऐसी कोई और एक रिसेप्टर आएगा और ये दो मिलके डाइमराइज कर जाएंगे और जाके सीधा डीएनए पे बैठ जाएंगे। ये जो डीएनए है इसके ऊपर ये रिसेप्टर आके बैठ गए और ये जो जिंक फिंगर है ये क्या करेगा, इस रिसेप्टर का एक्टिवेट करेगा और डीएनए का एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। डीएनए फर्दर क्या करेगा, ये एमआरएनए को सिंथेसाइज करेगा। एमआरएनए राइबोसोम में आएगा, न्यूक्लियस से बाहर आके राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस होगा और अपना एक्शन शो करेगा। ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन न्यूक्लियर रिसेप्टर का और ये कंप्लीट हो गया हमारा टाइप ऑफ रिसेप्टर। थैंक यू।